वैश्विक पटल पर भारत की वैदिक संस्कृति को प्रभावी ढंग से रखने वाले भारत के राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की आज पावन जयंती के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी के पुरातन छात्रों के द्वारा आयोजित आज के समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय श्री रमेश जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती श्री हेमचंद जी, प्रांत मंत्री शिशु शिक्षा समिति श्री रामनाथ गुप्त जी, अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद आदर्श शिक्षा समिति गोरखपुर प्रदीप कुमार जी, अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद पूर्व छात्र परिषद श्री विवेक माहेश्वरी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, आज के इस समारोह में उपस्थित गोरखपुर के सभी गणमान्य महानुभाव, पुरातन छात्र छात्राएं और प्यारे बच्चों, आज पूरा देश कृतज्ञता पूर्वक भारत माता के एक महान सपूत स्वामी विवेकानंद को उनकी सेवाओं के लिए भारत की सनातन वैदिक धर्म की परंपरा को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। इस अवसर पर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के पुरातन छात्रों ने स्वामी विवेकानंद की भव्य और दिव्य प्रतिमा को आज यहां पर अनावरण भी कराया है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को नमन करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी के पुरातन छात्र परिषद के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी संस्था के प्रति वही कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम किया है जो आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद के प्रति कर रहा है, और स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती की संस्थाएं आज से नहीं 1950 से ही लगातार योगदान दे रही है। यह मूर्ति उसका एक जीवंत मूर्त रूप है। मैं इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी प्रबंध समिति प्रधानाचार्य और सभी आचार्यों को भी हृदय से साधुवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, स्वामी विवेकानंद जब भारत
और भारतीयता की बात आती है, ऐसा नहीं कि भारत की वैदिक परंपरा के बारे में दुनिया जानती न रही हो। स्वामी विवेकानंद का जन्म तो 1863 में हुआ। मात्र 42 वर्ष की उम्र में वे अपनी भौतिक नश्वर सत्काया को उन्होंने छोड़ दिया था। कुल 42 वर्ष की आयु उन्होंने जिया था। लेकिन इन सब के बावजूद स्वामी विवेकानंद बनने की प्रक्रिया क्या होती है, और जब कोई व्यक्ति अपने आचरण से और अपने व्यवहार से, अपने विचार और आचरण में एक साम्यता ला करके कोई बात कहता है, कैसे देश और दुनिया उन्हें सुनती है। स्वामी विवेकानंद ने वैदिक सनातन धर्म को वैश्विक मंच पर उसी प्रभावी ढंग से रखा। आप याद करिए, आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद का स्मरण कर रहा है। जब ये देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उस वक्त कोई भारत की सनातन धर्म और वैदिक परंपरा की चर्चा करना अपने आप में तुरु कार्य था। किस किस प्रकार की चुनौतियां देश के अंदर रही होंगी, लेकिन उस समय शिवा सन्यासी ने हर भारतवासी के मन में राष्ट्र के प्रति एक चेतना के जागरण करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत का उन्होंने दौरा किया। और जब 1893 में शिकागो रिलीजियस समिट में उन्हें जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वह भी कुछ राजाओं के द्वारा दिए गए योगदान के परिणाम स्वरूप वे वहां पहुंच पाए। लोगों को लगता था कि यह व्यक्ति यहां क्या बोलेगा, लेकिन उनकी बोलने की शैली भारत के सनातन मूल्यों के प्रति उनके मन में जो भाव थे, और जब वैश्विक मंच के सामने उन्होंने भारत की परंपरा के बारे में, समृद्ध सनातन धर्म की परंपरा के बारे में प्रभावी ढंग से अपने वक्तव्य को उस मंच पर रखा, पूरी दुनिया भाव विभोर होकर के उन्हें सुन रही थी, निहार रही थी। और भारत का एक सन्यासी अपने प्रारंभिक उद्बोधन से लेकर के अंतिम उद्बोधन तक, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल समिट में एक निश्चित समय होता है, उस एक छोटे से अंतराल के अंदर उन्हें अपनी बात को रखना होता है। लेकिन कहते हैं जब स्वामी विवेकानंद बोलना प्रारंभ किए तो हर व्यक्ति उन्हें निहार रहा था, उनकी बातों को, उनको बोलने के तरीके को के प्रति इतना मंत्रमुग्ध था कि हर व्यक्ति उन्हें अधिक से अधिक सुनने की चाहत रखता था। और फिर स्वामी विवेकानंद न केवल दुनिया में छा गए, लेकिन जब भारत में भी आए तो भारत में भी जगह जगह उनके स्वागत के लिए जो पहले अनाम थे, गुमनाम थे, वो आज वैश्विक मंच पर छाते हुए दिखाई दे रहे थे। पूरा भारत उनसे विमुख था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको स्वामी विवेकानंद ने भारत और भारतवासियों को उस समय उस चेतना के प्रति जागरूक करने के लिए कहा था। जब वे वापस भारत आते हैं तो उन्होंने भारतवासियों से कहा था कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, लेकिन याद रखना हर भारतवासी का ध्येय एक ही होना चाहिए, और वह है अपना देश, अपना राष्ट्र धर्म। जब भी हम सामूहिक चेतना के साथ इसके बारे में सोचेंगे तो ब्रिटिशर बहुत दिनों तक हमारे देश को गुलाम नहीं बना के रख सकते।
एक समय आएगा जब ये देश स्वाधीन होगा, लेकिन स्वाधीन भारत के लिए हमें उस प्रकार की मानसिकता के लिए अभी से अपने आप को तैयार करना होगा। अपने देश को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ना होगा। अपने परंपरागत ज्ञान की परंपरा को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा। आस्था अच्छी बात है, लेकिन आस्था और आधुनिकता का एक बेहतर समन्वय करते हुए पुरातन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ करके जब आगे बढ़ेंगे तो एक नए भारत का दर्शन होगा। और देखते ही देखते जब भारत ने स्वामी विवेकानंद के मार्गों का अनुसरण किया तो अगले 4-4.5 दशक के अंदर भारत को स्वाधीन होने में समय नहीं लगा। 1947 में देश आजाद होता है। यानी यह एक कालखंड भारत का है जो हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। देश के युवाओं के लिए और देशवासियों से एक बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने कहा था कि आपके सामने चुनौती जितनी कठिन हो याद करना, उस कठिन चुनौती का सामना करने के लिए आपको जो परिश्रम करना पड़ रहा है, यह परिश्रम आपकी जीत को उतनी शानदार कर देगी। और उस शानदार जीत के यानी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उस विकल्प को इधर उधर मत ढूंढिए, अपने संघर्ष में अपने परिश्रम में ढूंढिए। स्वामी विवेकानंद के उन मार्गों का अनुसरण करते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब हर भारत के चेहरे पर खुशहाली, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, रोजगार के नए अवसर सृजित होना, नए नए संस्थान स्थापित होना, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, उद्यम के, स्किल डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए दौर में हम सबको जाने का अवसर प्राप्त होगा। वैश्विक टेक्नोलॉजी के हब के रूप में भारत उभरेगा। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और विज्ञान के इस व्यापक समन्वय से ही प्रेरित होकर के प्रदेश में हमारी सरकार ने निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को हम आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके आधुनिक तकनीक के साथ उन्हें जोड़ करके उन्हें दुनिया के सक्षम और स्मार्ट युवा के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि युद्ध स्तर पर यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। एक और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा सदैव रज्जू भैया स्मृति भवन में हम आज इस समारोह के साथ जुड़े हैं। सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी के कैंपस में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो दूसरी ओर पूरे देश के अंदर सरस्वती शिशु मंदिरों की लंबी श्रृंखला को जो भारतीयता की ज्ञान विज्ञान से अवगत कराने के लिए भारत के नागरिकों के अंदर राष्ट्रीयता के भाव को जागृत करने में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसे सरस्वती शिशु मंदिर की श्रृंखला की शुरुआत इसी गोरखपुर में हुई थी। और जिस महापुरुष ने इसकी शुरुआत की थी उनका नाम है नानाजी देशमुख। आज मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम गोरखपुर के साथ मिलकर के हम लोगों ने लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पार्क का नामकरण और उसके सुंदरीकरण की व्यापक कार्य योजना का भी शिलान्यास किया है। 4 एकड़ के क्षेत्रफल में
नगर निगम इसको विकसित करेगा, इसमें पाथवे भी होगा, ग्रीनरी भी रहेगी, व्यापक वृक्षारोपण भी होगा, एक मुख्य द्वार भी होगा और नानाजी देशमुख की वहां पर एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी जो उनके योगदान को रेखांकित करेगी। माननीय रमेश जी की इच्छा थी कि नानाजी के नाम पर उनकी स्मृतियों को बनाया जाना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि आज जो कार्य उसका शुभारंभ यहां पे हो रहा है। नानाजी देशमुख अपनी रचनात्मक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर की श्रृंखला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में गोरखपुर से उन्होंने इस कार्य को शुभारंभ किया था। आज देश में और दुनिया में हजारों की संख्या में सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती संस्थान के संरक्षण में संचालित हो रहे हैं, जो भारत की राष्ट्रीयता के ज्ञान से उत्प्रोत कराने के कार्यक्रम के साथ भारत की युवा पीढ़ी को भारत के साथ, भारतीयता के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये वही प्रेरणा है जो बड़े बड़े महानगरों में तो संस्थान चला ही रही है, सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में भी जो कार्य किया गया है, सचमुच वह कार्य सरकारें समय रहते करती तो उन क्षेत्रों में कभी भी इतनी अराजकता नहीं होती जो कभी उन क्षेत्रों में उपद्रव के रूप में, उन क्षेत्रों में नक्सल के रूप में देखने को मिलती है। लेकिन उस दायित्व को, उस राष्ट्रीय दायित्व को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस कार्य के बारे में बहुत पहले, आज से 74 वर्ष पहले उसको सोच लिया था और सरस्वती शिशु मंदिर की श्रृंखला की शुरुआत का शुभारंभ इस गोरखपुर से प्रारंभ हुआ। आज गोरखपुर से बढ़ते बढ़ते पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भारत और भारतीय के प्रेमकता के बारे में, अन्यथा स्वामी विवेकानंद की जब हम चर्चा करते हैं, आज तो हर व्यक्ति उन्हें राष्ट्रीय सन्यासी के रूप में मान्यता दे रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा स्वामी विवेकानंद का स्मरण कोई अन्य संगठन नहीं करता था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के उद्घोष जो राष्ट्रीयता को चेतना जागृत करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने कहा था पूरे देशवासियों से कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद उस कालखंड में कह रहे जब देश गुलाम है, तो स्वाभाविक रूप से वामपंथी इसको कैसे स्वीकार कर सकते? जो लोग अपने पीछे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगा रहे हैं वे इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि स्वामी विवेकानंद, जिनका स्मरण पहले सरस्वती शिशु मंदिरों से प्रारंभ हुआ, आज वो पूरे देश के अंदर उसी भाव के साथ, उसी सम्मान के साथ उन्हें स्मरण किया जा रहा है। और सरस्वती शिशु मंदिर की शुरुआत नानाजी देशमुख ने इसी गोरखपुर से प्रारंभ की थी। आज कार्यक्रम, आज उनके नाम पर पार्क के साथ साथ उनकी प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम, वहां पे अन्य तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का एक अच्छा 4 एकड़ क्षेत्रफल में इस पार्क का शुभारंभ भी आज यहां पर उसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। ग्रामीण विकास का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह भी नानाजी देशमुख ने ही यह उदाहरण प्रस्तुत किया था। वनवासी क्षेत्रों में कार्य कैसे होना चाहिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोदय संस्थान गोंडा में जाकर के या बलरामपुर के इमलिया कोडर में थारू जनजाति और जनजाति समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए कैसे कार्य होना चाहिए, ये उदाहरण है। और ग्रामीण विकास का मॉडल और बृहद स्तर पर देखना कैसे होना चाहिए, चित्रकूट में नानाजी देशमुख ग्रामोदय विश्वविद्यालय उसका एक मूर्त रूप है। देश के अन्य तमाम क्षेत्रों में भी उनके द्वारा प्रारंभ किए गए सभी उपक्रम ग्रामीण विकास के एक मॉडल है।
उस मॉडल को हम देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत की झलक उसके अंदर देखने को मिलती है। ऐसे महापुरुष के नाम से पार्क को शुभारंभ होना, पार्क का निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ होना और उसमें बाद में उनकी प्रतिमा की स्थापना का कार्य भी संपन्न होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज यहां पर स्वामी विवेकानंद की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा की स्थापना का कार्य संपन्न हुआ है। नानाजी देशमुख के नाम पर पार्क के शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए सरस्वती शिशु मंदिर, सीनियर सेकेंडरी को, पुरातन छात्र परिषद को, नगर निगम गोरखपुर को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मकर संक्रांति और महाकुंभ की भी हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जिए तो सदा